हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद रावी राय में। दोस्तों, अगर आप सब हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जल्दी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो आप सबके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक है। बिना इसे पढ़े आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, आज हम काल विभाजन और उसके नामकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य का अविरल अखंडित गतिशील प्रक्रिया है। समसामयिक परिस्थितियों, जनजीवन की आकांक्षाओं के परिवर्तन के साथ ऊपरी तौर पर उसका स्वरूप अवश्य ही परिवर्तित होता रहा है, परंतु उसके अंतःस्थल में विकसित होने वाली राष्ट्रीय चेतना सदैव प्रवाहमान रही है। इसलिए अतीत वर्तमान से भिन्न होते हुए भी उससे अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। साहित्य के इस दीर्घकालीन प्रवाहपूर्ण अध्ययन की सुविधा के लिए कई कालखंडों में इसे बांट दिया गया है। इस प्रक्रिया को काल विभाजन व नामकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, अब हम काल विभाजन एवं नामकरण का आधार अच्छे से समझ लेते हैं। काल विभाजन और नामकरण के आधार को लेकर सामान्यतः 6 आधार बताए गए हैं, जिनमें से पहला है ऐतिहासिक कालक्रमानुसार या विकास प्रक्रिया के आधार पर काल विभाजन। इसके अंतर्गत आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल इस तरह से नामकरण किया गया। दूसरा है शासक और शासन के आधार पर। इसके अंतर्गत एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग इस तरह से नामकरण किया गया। दोस्तों, तीसरा आधार है साहित्यकार के व्यक्तित्व के आधार पर, अर्थात उस समय जो प्रभावी व्यक्तित्व वाले साहित्यकार थे उन्हीं के नाम पर उस युग का नाम रख दिया गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। और चौथा आधार है राष्ट्रीय व सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। इसके अंतर्गत भक्ति युग, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, स्वातंत्र्योत्तर युग आदि इस तरह से नामकरण किया गया। पांचवा है साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर, जैसे रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। छठा है राजनीतिक नेता के आधार पर, जैसे स्टालिन युग, गांधी युग, नेहरू युग आदि। दोस्तों, सामान्यतः काल विभाजन और नामकरण का निम्न आधार होना चाहिए। काल विभाजन का आधार साहित्य की प्रवृत्ति होना चाहिए था। नामकरण भी साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर ही होना चाहिए था। ऐसा संभव न होने पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जाना चाहिए था। दोस्तों, युगों की सीमा का निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के शुरू होने और अस्त होने पर आधारित होना चाहिए था। युगों की सीमा का निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के शुरू होने और अस्त होने अर्थात समाप्त होने पर आधारित होना चाहिए था। जहां साहित्य की मूल चेतना में परिवर्तन दिखाई पड़े, वहीं से नए काल की शुरुआत मानी जानी चाहिए थी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं काल विभाजन की समस्या के विषय में। काल विभाजन में अनेक समस्याएं आई, जिनमें से पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ। इस विषय पर विद्वानों का एक मत नहीं था, अर्थात विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत थे। और दूसरी समस्या थी जैन साहित्य में एक प्रकार की प्रवृत्ति गतिशील होती है तो उसके समानांतर कभी कभी प्रतिरोधी प्रवृत्ति गतिशील होती है, जिसके कारण काल विभाजन का पूरा ढांचा चरमरा जाता है। तीसरी समस्या है काल विभाजन की एक समस्या संक्रांति काल को लेकर है। वह बिंदु जहां इतिहास को 2 युगों में तोड़ा जाता है, वहां केवल इतिहास की चित्रधारा ही नहीं टूटती, बल्कि इस टूटने की प्रक्रिया में बहुत कुछ टूट जाता है। दोस्तों, साहित्य के इतिहास में राजनीतिक इतिहास अक्सर समानता नहीं होती। जैसे साहित्य का आदिकाल है, वहीं राजनैतिक इतिहास का पूर्व मध्यकाल है। दोस्तों, काल विभाजन के विभिन्न प्रयास के विषय में अब हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। काल विभाजन का प्रथम प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन जी को दिया जाता है, जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 खंडों में बांटा था।